की जरूरत नहीं है। हमें इस नए वेरिएंट के बारे में ये पता है कि दो चीजें ये करता है। जैसे आपने दिखाया कि ये ज्यादा जल्दी फैलता है, कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसलिए ज्यादा लोगों को ये एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। दूसरा, इस वेरिएंट में कुछ हद तक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है, जिससे जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है, उनमें भी फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे देश में जिन लोगों ने जिनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है या जिन लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं, उनमें ये जो वेरिएंट है ये सीरियस इलनेस नहीं कर रहा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा रहा, डेथ्स नहीं हो रही है। तो हमारे इस वेरिएंट से नए केसेस हो सकते हैं, केसेस बढ़ भी सकते हैं। लेकिन जैसे हमने पिछले साल देखा था कि एकदम हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ जाएंगी या डेथ्स बढ़ जाएंगी, ऐसी सिचुएशन नहीं लगता कि हमारे यहाँ देश में होगी। पर डॉक्टर गुलेरिया, क्या फर्क है बुनियादी चाइना और हमारे केस में अगर हम देखें, क्यों वहां पर एक लहर के बाद दूसरी लहर इतनी ज्यादा डेडली हो रही है? क्या चाइना की स्थिति को देखते हुए और उनके प्रोजेक्शंस को देखते हुए हम उससे समानता इस समय समझ सकते हैं, या उनका केस अलग है हमसे? मेरा मानना है कि चाइना की सिचुएशन और भारत की सिचुएशन बहुत भिन्न है। चाइना ने शुरू से जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी और वो शुरू में ठीक रही, लेकिन उससे कुछ हद तक अब नुकसान हो रहा है। एक चीज तो ये है कि उनके अगर एक दो केसेस भी हों तो वो पूरा लॉकडाउन कर देते थे, वायरस को फैलने नहीं देते थे। तो उनके कम्युनिटी में, आम आदमी में कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, वायरस फैला नहीं है, लोगों को आम इम्यूनिटी नहीं हुई है। और उनके कई ऐसी पॉपुलेशन है जो हम ये कह सकते हैं कि जैसे 2 साल पहले सिचुएशन थी भारत में 2020 में, वैसी ही सिचुएशन है कि कई लोग ऐसे जिनको कोविड से एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरा, उनकी जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी इतनी एस्टैब्लिश नहीं है, स्पेशली जो नए वेरिएंट्स हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट और उसके सब लीनेजेस, उसके साथ वैक्सीन की एफिकेसी ज्यादा लगती नहीं है। तो जिन लोगों को वैक्सीन लगा है उसको उनमें भी इस प्रोटेक्शन नहीं है ज्यादा। तीसरी, उनका वैक्सीन अपटेक इतना ज्यादा नहीं है। अगर हम डेटा देखें बुजुर्ग लोगों में, या जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनमें वैक्सीन अपटेक बहुत कम है, 50 से 60% से भी कम है। इसका यह मतलब है कि वहां पे एक पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ना कोविड हुआ है, ना वैक्सीन इफेक्टिव है और उन्होंने वैक्सीन लगाई भी नहीं है। अब ये वायरस जब नया आया BA.7, जो ज्यादा जल्दी फैलता है, जो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म जिसमें है, तो वो उनकी पॉपुलेशन में एकदम फैल रहा है और ज्यादा केसेस हो रहे हैं। और जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, जैसे जिनको उम्र ज्यादा है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा हो रही है। तो हमारे देश में हम सबको वैक्सीन लग चुका है, एटलीस्ट 2 डोजेस तो लग चुके हैं। ज्यादातर पॉपुलेशन को कोविड भी हो चुका है, ओमिक्रॉन काफी हद तक लोगों को हो चुका है, तो नेचुरल इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा है। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे पॉपुलेशन का इम्यून सिस्टम काफी अच्छा प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट से। उनके कंट्री में सिचुएशन बिल्कुल अलग है, इसलिए वहां पे अब वायरस एकदम फैल रहा है जैसे हमारे यहाँ पिछले 1-2 साल में हुआ था। पर डॉक्टर गुलेरिया, बूस्टर डोज की भी यहाँ पर भारत में एक पूरी तरीके से ड्राइव ही चली, लेकिन 72 करोड़ लोग लगभग अभी भी हैं जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया है। साथ ही जिन लोगों को 6 महीने हम समझें कि हो चुका है बूस्टर डोज लिए हुए, क्या अब एक चौथे डोज की बारी आ रही है? तो पहली चीज तो मैं यही जरूर कहूंगा कि कई लोग अब सोचते हैं कि कोविड भारत में नहीं है, इसलिए हमें कुछ बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि कोविड भारत में अभी भी है, कहीं दुनिया से कोविड नहीं गया है। इससे जिन लोगों को बूस्टर डोज ड्यू है, जिन्होंने नहीं लगाया है, वो आगे आके बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इस बूस्टर डोज से डेटा ये दिखाता है कि हमें नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरा हद तक जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही सब लोगों को कहूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो घबराए नहीं और आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। दूसरी चीज, आगे हम ये देखेंगे कि शायद हमें और बूस्टर डोज की जरूरत पड़े या नए वैक्सीन की जरूरत पड़े, क्योंकि जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करेगा, इवॉल्व करेगा, तो हमें भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी और बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे और देशों में भी हो रहा है। लेकिन पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी के कारण भी और जो डोज हम लगा चुके हैं उससे अच्छी इम्यूनिटी है, लेकिन अभी भी हमारा जो 3rd डोज है, जो प्रिकॉशनरी डोज है या बूस्टर डोज है, वो कम है
उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज ले लिया है उन्हें आगे अब चौथे डोज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम निर्देशों का इंतजार करें, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस का इंतजार करें। बिल्कुल, अभी हम जब तक हमारे पास डेटा आ जाए तब तक हम ये कह सकते हैं कि जो बूस्टर डोज है उससे हमें प्रोटेक्शन है, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उनको जरूर लगाना चाहिए। सिर्फ बच्चों को लेकर जो था कि उन्हें 2 डोजेस तो लगे लेकिन बूस्टर नहीं लगाया गया, क्या उनके लिए भी एक विचार करने की आवश्यकता है? उनके लिए भी गाइडलाइंस आने की आवश्यकता है? हाँ, तो मेरा ये मानना है कि आस्ता आस्ता बच्चों के लिए भी गाइडलाइंस आ जाएंगी, क्योंकि अभी जो है 2 डोजेस जो है वो तो अडल्ट्स में सब में लग रही हैं, बूस्टर डोज भी सबके लिए अब ओपन हो गया है। आस्ता आस्ता बच्चों में भी ये हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज हैं या फेफड़े कमजोर हैं या किडनी खराब है, उनको प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, सर्दियों में थोड़ा सा इन्फेक्शन ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। मास्क अपना जरूर लगाएं, हाथ रेगुलरली धोएं। तो अगर ये प्रिकॉशन रखेंगे तो इन जो हाई रिस्क ग्रुप है इसमें भी केसेस जो है हमारे बढ़ेंगे नहीं। वैक्सीन अभी तक जिस कंपनी का लगाया गया उसका ही बूस्टर डोज भारत में लगाया गया, क्या इसको लेकर, मतलब जैसे कोविशील्ड तो कोविशील्ड ही आप चल रहे थे, कोवैक्सीन तो कोवैक्सीन ही चले, क्या इसकी मिक्सिंग को लेकर, यानी कि अगर हम चौथे डोज की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें कोविशील्ड वालों को कोवैक्सीन और वाइस वर्सा, इस तरफ विचार हो सकता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस तरह की चीजें हुई हैं सर। तो जो हमारा साइंटिफिक डेटा है वो ये दिखाता है कि जब हम हेट्रोलोगस वैक्सीन लगाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि एक पहले आपने कोवैक्सीन लगाया फिर कोविशील्ड लगा लो, या कोविशील्ड लगाया तो कोवैक्सीन लगा लो, या हमारे पास और वैक्सीन है जैसे कोब्रावैक्स है, तो आपने अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाया तो आप कोब्रावैक्स वैक्सीन अब लगा लो। तो हेट्रोलोगस वैक्सीन से थोड़ा इम्यून सिस्टम बेटर रिस्पॉन्ड करता है, आपकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। इसलिए ये हम देख सकते हैं कि हम मिक्सिंग एंड मैचिंग भी कर लें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बेटर हो, लेकिन डोजेस अवेलेबल होने चाहिए और लोगों में वो इच्छा होनी चाहिए कि वो आगे आके वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन की अब कोई शॉर्टेज नहीं है। सिर्फ लोगों को आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए और हर एक टाइप की वैक्सीन हमारे देश में अवेलेबल है। डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि मौसम के बदलाव का समय और खासकर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और फिर वही कंफ्यूजन एक लोगों के जहन में होता है कि वही सिम्टम्स हो रहे हैं, जुकाम जैसी चीजें, कंजेशन जैसी चीजें, तो क्या ऐसी चीजें होने के बाद अब वो वक्त आ चुका है कि लोग टेस्टिंग की तरफ जाएं? बिल्कुल सही। अगर हम देखें तो सर्दियों के मौसम में वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, फ्लू भी ज्यादा होता है और कोविड भी ज्यादा होगा, तो ये हम रेगुलरली देखते हैं और इसके कई कारण है। एक कारण ये है कि सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, वायरस हवा में ज्यादा देर सर्वाइव करता है। दूसरा, हम सब लोग बाहर कम रहते हैं, अंदर घर में रहते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन कम होता है, सब लोग साथ साथ रहते हैं, तो उससे वायरस भी जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है और ज्यादा केसेस होते हैं। इसलिए इस टाइम में प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। और कई लोग ये सोचते हैं कि जुकाम नजला बुखार हुआ तो मैं टेस्ट नहीं कराता हूं क्योंकि अपने आप ठीक हो जाएगा, वो पैरासिटामोल ले लेते हैं, हाइड्रेट अपना मल्टीविटामिन लेते हैं और आस्ता आस्ता ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारे को कोविड सिम्टम्स हैं, ये बुखार, जुकाम, नजला, बॉडी एक्स, खांसी है, तो अपना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि उस टेस्ट से ये पता चलेगा कि कोविड के केसेस कितने हैं और उसके बाद हम जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये देख सकते हैं कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं हमारे देश में आ रहा। इसलिए ये हम एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि अगर हमें कोविड जैसे कोई लक्षण हो तो हम ठीक तो हो जाएंगे अपने आम घर के इलाज से, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि हमें जो वेरिएंट आया वो किस टाइप का है, किस टाइप की इन्फेक्शन है। इसलिए जरूरी है कि लोग आगे आके अपनी टेस्टिंग भी कराएं, जिससे हमारे देश में डेटाबेस बने कि किस टाइप के वेरिएंट जो है हमारे कंट्री में सर्कुलेट कर रहे हैं। सर, एक और समस्या होती है जो केवल भारत की नहीं बल्कि समूचे विश्व की है, लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। यहां पर मैं वैक्सीन को जोड़ना चाहती हूँ उस सेल्फ मेडिकेशन में। अब एक नेजल वैक्सीन भी जो आ गई है, जो अभी तक लोगों ने डोज लिया है और जो बूस्टर डोज लिया है, उसके साथ इस नेजल वैक्सीन का जुड़ना या फिर
एक तरह से मैं कहूं कि उसकी जो अभी तक एफिकेसी डेटा जो उसका सामने आया है कि कितना सफल वो हो रहा है, वो कितना लोगों को अपने हिसाब से आगे जाकर ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नेजल वैक्सीन का की इस समय स्थिति हम कैसे समझें? दो चीजें हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है। हमने पिछले साल भी देखा कि सेल्फ मेडिकेशन या ओवर मेडिकेशन से, स्टीरॉयड से या और चीजों से कई लोगों को नुकसान हुआ, फंगल इन्फेक्शन भी हुआ और कई दफा पैनिक की सिचुएशन में लोगों ने कॉकटेल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ली जिससे साइड इफेक्ट्स ज्यादा हुए। तो एक तो पहली चीज है कि अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन या ओवर मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। रही नेजल वैक्सीन की बात, नेजल वैक्सीन जो है उसके फायदे बहुत है क्योंकि ये माना जाता है कि वो म्यूकोजल इम्यूनिटी भी देगा, क्योंकि वो नाक में जब हम वैक्सीन का स्प्रे करते हैं तो वहां की लोकल इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और उससे दो फायदे होते हैं। एक तो इन्फेक्शन कम होता है और इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि वायरस नाक में ज्यादा टाइम नहीं रहता, तो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड को भी कम कर सकते हैं। लेकिन अभी उसमें एफिकेसी डेटा और आने की जरूरत है, क्योंकि वो डेटा जब आएगा और हम ये कह सकते हैं कि ये वैक्सीन अच्छी इफेक्टिव है और सेफ है, तभी इसको आगे यूज करना चाहिए और फिर इसको हमें सेट करना पड़ेगा कि ऑलरेडी अवेलेबल वैक्सीन के साथ ये कहां पे फिट होगी जिससे हम बेस्ट इससे फायदा उठा पाए। आपने कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब जिस समय में हम हैं, अभी क्रिसमस, न्यू ईयर, ये पूरे जो त्योहार की छुट्टियां भी अभी शुरू हो जाएंगी, क्या जो एक हम रिवेंज टूरिज्म इतने दिनों से देख रहे थे कि कोविड की गाइडलाइंस खत्म हुई और लोगों ने बहुत भीड़ वगैरह दिखा एयरपोर्ट से लेकर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तक, क्या इस समय लोगों को संयम बरतना होगा? और अगर संयम नहीं बरतना है तो किस तरीके से सेलिब्रेट करें कि सब सुरक्षित है? जैसे मैंने कहा, हमें सावधान रहना है लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं करनी है। दूसरा ये है कि अगर हम बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथ धोएं, भीड़ भड़ाका जितना अवॉइड कर सके वो अवॉइड करें, लेकिन सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। इतने टाइम से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए कोविड के कारण और अब हमारे केसेस बहुत कम है। अगर हम देश की स्थिति देखें तो हमारे केसेस जो है वो कोविड पैंडेमिक के शुरू में जैसे सिचुएशन थी बहुत कम केसेस हैं, इसलिए इतना ज्यादा केसेस नहीं है कि हमें एकदम घबराना चाहिए। लेकिन दो चीजें जरूरी हैं, एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं वो भीड़ के वाले इलाके में ना जाएं, मास्क जरूर लगाएं और सब लोगों को जैसे कहीं बाहर जाते हैं जहां भीड़ है मास्क लगाना चाहिए, अपने हाथ धोने चाहिए और साथ में सर्वेलेंस की जरूरत है कि कहीं हॉस्पिटल में एडमिशन तो नहीं ज्यादा हो रही कोविड की या कोई डेथ तो नहीं हो रही, उस पर बड़ी क्लोज वॉच रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें एकदम वहां पे एक्शन लेना चाहिए, जीनोम सीक्वेंसिंग करनी चाहिए जिससे हम कोई नया चेंज जो है उसको जल्दी से जल्दी पिकअप कर लें और उसके आगे क्या करना है उसके लिए हम कोई एक्शन प्लान भी बना पाए। तो लोगों के मन में फौरन एक डर आ जाता है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा, कहीं जो ट्रैवल है उस पर पाबंदी तो नहीं लग जाएगी। आपको लगता है इस तरह के एक्सट्रीम कदमों की आवश्यकता इस समय रह गई है? और दूसरा, क्या अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पर कुछ पाबंदियों की जरूरत है इस समय? मेरा मानना है कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे केसेस बहुत कम हैं और हम देख चुके हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन पे चाहे वो हम नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, अभी बहुत ज्यादा पाबंदी की जरूरत नहीं है। मैं यही कहूंगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अगर उनको कोविड जैसे सिम्टम हो, जुकाम, नजला, बुखार हो, तो अपने टेस्टिंग जरूर कराएं और उसका जीनोम सीक्वेंसिंग होगा तो उससे हम पता चल जाएगा कि जो बाहर से इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं उनमें कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। लेकिन पैनिक की सिचुएशन नहीं है, ना हमें कोई ट्रैवल रोकने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारी सिचुएशन पहले 2 साल पहले से और अब में बहुत फर्क है। पहले हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हमारी इम्यून सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं था। अब हम हमारे देश में सब लोगों को एटलीस्ट 2 डोज वैक्सीन के लग चुका है और हमें नेचुरल इन्फेक्शन भी बहुत लोगों को हो चुका है, तो हमारे इम्यून सिस्टम इस वायरस के अगेंस्ट काफी हद तक बेटर प्रिपेयर्ड है, इसलिए हम काफी हद तक इसका सामना कर पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, एक केसेस के हिसाब से एक कर्व को देखकर एक वेव की प्रिडिक्शन होती थी कि अब अगला वेव आने वाला है।
चाइना को लेकर तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस हो रही हैं, लेकिन क्या भारत को लेकर हम एक वेव का प्रिडिक्शन इस समय कर सकते हैं? क्या इस समय पीक होगा या फिर लगभग होली के समय तक की बहुत सारे लोग आशंका जता रहे हैं? देखिए, इसको वेव को प्रेडिक्ट करना हमेशा मुश्किल रहता है, क्योंकि एक इसमें वेरिएबल है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और वो है कि वायरस कैसे म्यूटेट करेगा और कैसे बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम देखें, हमारा ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया था, वो उसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, और 1 साल से जो सब लीनेजेस आए हैं या नए वेरिएंट्स आए हैं, वो सब ओमिक्रॉन के ही सब लीनेजेस हैं। पहले हम देखते थे कि अल्फा आया, बीटा आया, डेल्टा वेव आए, तो कई नए वेरिएंट्स बिल्कुल अलग से आए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ हद तक सिचुएशन ज्यादा स्टेबल है और ओमिक्रॉन के ही सब लीनेजेस आ रहे हैं, और ओमिक्रॉन के अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन अच्छी है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति रही तो कोई ज्यादा बड़ा वेव नहीं आएगा, हम काफी हद तक ठीक रहेंगे। लेकिन अगर एकदम कोई नया वेरिएंट आ गया, जैसे डेल्टा वेरिएंट आया था, कुछ और आया था, तो फिर क्या सिचुएशन होगी वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन 1 साल से हमारी सिचुएशन काफी ठीक रही है, इसलिए आगे के लिए लगता है कि हम काफी हद तक सेफ ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया इस सारी जानकारी के लिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये सारी बातें कही गई।